नमस्कार नीमच नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है एक ऐसी हस्ती जो कि वकालत के साथ राजनीति के क्षेत्र में है और समय समय पर वे अनेक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं जिनका नीमच शहर में असर होता है। जी हाँ, हमारे बीच है युवा अधिवक्ता महेश जी पाटीदार। महेश जी पाटीदार मूलतः नीमच के ही हैं और वे कांग्रेस से पार्षद भी रहे हैं। साथ ही उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय तक कार्य किया है और अब वकालत के रूप में वे नीमच की जो विभिन्न मुद्दों को उठाते रहते हैं और कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो महेश जी, आपका नीमच टुडे में स्वागत है। ये हमारा सुबह सवेरे कार्यक्रम में आज आप नीमच की जनता से रूबरू हो रहे हैं। आप राजनीति और वकालत दोनों साथ में करते हैं, तो इन दोनों क्षेत्र में कैसे आए? राकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीमच की जनता को और नीमच के मुद्दों को समय देते हैं और आपने मुझे अवसर दिया, इसका बहुत धन्यवाद। राजनीतिक और वकालत दोनों एक ही चीज है। राजनीतिक भी जनता की मदद करना और उनको न्याय दिलाना है और वकालत भी जनता के लिए काम करना, उनको न्याय दिलाना, दोनों एक ही पहलू हैं। धीरे धीरे ये हुआ कि जब देश की आजादी का जब समय था, तब जो भी लोग देश की आजादी में लगे थे वो सब वकील ही थे। अच्छा। और उन सब वकीलों ने, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, ये सब वकील ही थे और इन्होंने फिर राजनीतिक एक आंदोलन को छेड़ा। तो वकालत भी एक राजनीतिक आंदोलन है और मैं इस राजनीतिक को वकालत के साथ जोड़कर जनता के न्याय के लिए काम करता हूँ। वैसे मूलतः कहाँ से हैं आप? कौन से गांव से हैं और छात्र जीवन और शिक्षा, एजुकेशन, स्कूलिंग कहाँ से हुई? देखिए, मूलतः तो मैं मनासा तहसील का एक छोटा सा गांव बावड़ा है, वहाँ का निवासी हूँ। पर मेरे मामा पूर्व मंत्री घनश्याम जी पाटीदार नीमच के निवासी थे और मैं जन्म से उनके साथ ही हूँ। उन्होंने ही मुझे शिक्षित कराया यहाँ पर रखकर और मेरी पहली कक्षा से लगाकर यहीं पढ़ाई हुई है। नीमच शहर में? नीमच में पढ़ाई की और मैंने पीजी कॉलेज में पढ़ाई की है और पीजी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है और वहाँ पर उस समय सीआर का चुनाव होता था, तो मैं वहाँ पर बीकॉम फर्स्ट ईयर में सीआर भी बना था और उस समय से ही मैं मतलब राजनीतिक और युवा छात्रों के साथ जुड़ा रहा। इस वजह से जुड़ गए थे? मैं उस टाइम कांग्रेस के एक विंग था, यूथ पैनल, और उस यूथ पैनल से मैं जुड़ गया था। अच्छा। जी जी। तो ये मतलब और लॉ अपने यहाँ से ज्ञान मंदिर महाविद्यालय? मैंने यूं मान के चलो कि जब जब मैं अपने आप को बढ़ाता गया, आगे चलता गया, मुझे नहीं लगता है कि एक संघर्ष था, लेकिन एक अवसर था जिसके साथ तो मैंने देखा कि मेरी ग्रेजुएशन के बाद उस समय मेरे पास कोई जॉब नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक बड़ा ऐसा उद्योग चालू करते हैं जिससे गाँव से अंदर से कोई सामान खरीदें और शहर में हम उसको बेचें, लोगों को रोजगार मिले। तो मैंने एक डेयरी प्रोडक्ट चालू किया था और डेयरी प्रोडक्ट से हम गाँव में लोगों से दूध इकट्ठा करते और शहर में उसका घी बनाते, दूध की थैली बनाते और सेल करते। अच्छा, ये बिजनेस भी आपने स्टार्ट किया, डेयरी प्रोडक्ट? ये काम मैंने 3 साल किया और उन्हीं दौरान मैंने शाम के टाइम लॉ कॉलेज अटेंड कर लिया था। अच्छा। और मेरी ग्रेजुएशन साथ-साथ में मेरी लॉ चलती रही और मेरी लॉ कंप्लीट हुई, मैंने अपना काम बंद किया और मैं वकालत में चला गया। तो वकालत में किन क्या प्रैक्टिस की और किस तरह से शुरुआत हुई? मैं वकालत में गया तो मैंने, हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री श्याम जी चतुर्वेदी हैं, उनके साथ मैंने जूनियरशिप की और मैं 5 बजे कोर्ट में रहता और 5 बजे के बाद मैं सीमा संगम अखबार चलता था और सीमा संगम अखबार में मैं शाम को 5 बजे से रात को 12 बजे तक लिखने के लिए जाता। अरे मतलब आप पत्रकार भी रहे, ये तो बड़ा है, मतलब मेरे लिए तो खुलासा ही है। एज ए पत्रकार के रूप में मैंने नौकरी की है और मुझे लगभग 800 रुपए उस समय तनख्वाह मिलती थी और मैंने लगभग साल 2 साल श्री अंबालाल जी साहब के साथ काम किया। नहीं ना, वो मैंने सीमा संगम अच्छा अखबार था, नीमच में नाम चलता था। अंबालाल जी खुद एक शिक्षक थे। उस समय पत्रकारों का एक रुतबा था और उस समय पत्रकारों की एक क्रेडिट थी और उनकी लेखनी में दम हुआ करता था और वो लिखते जनता के लिए थे। और उसके साथ उस समय फ्री प्रेस ने हिंदी एडिशन चालू कर दिया था, तो फिर मैंने हिंदी एडिशन के लिए काम किया और जब तक हिंदी एडिशन रहा तब तक मैंने फ्री प्रेस में काम किया है। अरे वाह! हाँ। मतलब और घनश्याम जी पाटीदार आपके मामा जी रहे, चावत से विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके साथ कैसा अनुभव रहा? कितने समय तक आपने वहाँ पर कार्य किया? देखिए, वो जब तक मेरे मामा जी थे, जब तक वकील थे, जब तक मैं उनका भांजा था, तब तक तो हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन संजोग से क्या हुआ, वो एमएलए बन गए और संजोग से मैं पत्रकार बन गया। अच्छा। और पत्रकार की हमारी जो फ्री प्रेस की धुरी थी वो ये थी कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए या मुद्दों के लिए आपको काम करना और मुद्दों के खिलाफ लिखना है। अच्छा। और संजोग ऐसा था कि हमको एज ए पत्रकार के रूप में मुद्दों के खिलाफ लिखना था। तो विधायक के समय हमारा और उनका संबंध मतलब थोड़ा-सा कमजोर रहा, थोड़ा वीक रहा। मुझे इस बात का दर्द है कि हम एक बेहतर संबंधों के साथ विधायक के रूप में उस समय काम नहीं कर पाए। नहीं तो उनके चुनाव में तो काम किया होगा आपने? नहीं किया?
जब जब परिवार की बात होती तब हम साथ में थे, चुनाव में हमने साथ में काम किया, एमएलए के चुनाव में तो हमने भरपूर काम किया, जब वो सेकंड चुनाव लड़े तब हमने भरपूर काम किया। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्रों में हमने वहीं से काम करना शुरू कर दिया था। जी, जी। और जब वो पहली बार एमएलए बने थे, उसके बाद मुझे यहाँ से पार्षद का चुनाव भी लड़ाया और मैं 99 से लगा के 2000 की पहली परिषद में पार्षद भी रहा और मुझे जनता के लिए और कांग्रेस के लिए काम करने का अवसर मिला। जी, जी। घनश्याम जी के बारे में कहा जाता है कि वो मतलब बड़े साहस थे, उन्होंने भी वकालत की और गाँव से निकले कर आए थे वो, तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्होंने दी। यूँ मान के चलें कि उस जैसे बिरले लोग तो राजनीति में मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने तो अपने जीवन को जनता के लिए खपा दिया। वो किसान परिवार से निकले थे और नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद उन्हें वकालत की और गाँव-गाँव घूम के उन्होंने अपना प्लेटफ़ॉर्म खुद बनाया। और जब तक राजनीतिक क्षेत्र में रहे, ईमानदारी की और दबंगता की एक मिसाल थे। उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया, काम किया, कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान रहे। यहाँ तक कि वो सामान्य प्रशासन मंत्री थे। उनके साथ के आप जो मंत्री देखेंगे, आप पाएँगे कि चाहे और भी मंत्री हैं, नाम लेना अच्छा नहीं होगा, लेकिन सबके बड़े-बड़े कॉलेज, बड़े-बड़े उद्योग हैं। लेकिन आप पाएँगे घनश्याम जी पाटीदार की एक दुकान तक नहीं है। और आप ये उनका पाएँगे उनका बेटा खुद नौकरी कर रहा है। उनका बेटा खुद नौकरी कर रहा है और वो बीमार थे, तो उन्होंने अपने इलाज के लिए अपनी ज़मीन बेचकर इलाज कराना पड़ा। अभी उनके मेरे मामी साहब हैं, विडो हैं, उनको अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए या अपने भी इलाज कराने के लिए ज़मीन बेचना पड़ती है। ऐसा? मतलब वो एक संघर्ष के दौर के लोग थे। बेटा किस विक्रम सीमेंट में? उनका विक्रम सीमेंट में वो नौकरी करते हैं। ऐसा? मतलब उन्होंने राजनीतिक विरासत को भी आगे नहीं बढ़ाया। वो राजनीतिक विरासत को शायद हो सकता था उसको 2 कारण से आगे नहीं बढ़ाते थे। वो ये मानते थे कि ये तपस्या है और जनता के लिए तपना पड़ता और जलना पड़ता और सुबह रात को 12 बजे से लगाकर अगली 12 बजे तक काम करना पड़ता है। और शायद वो चाहते थे कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष परिवार के लोग ना करें और ये एक काली कोठरी समझ में आ गई थी कि ये सारे लोग संघर्ष हैं, सब लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, संपत्ति की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे में मेरा परिवार शायद इन्वॉल्व ना हो। और वो ये लोग थे जो ये चाहते थे कि परिवारवाद आगे ना बढ़े। इस वजह से उनके परिवार के लोग राजनीति में नहीं हैं। नहीं तो लेकिन उनके राजनीतिक विकल्प के रूप में आप भी उभर सकते थे। ऐसा शायद सोचा नहीं गया उस समय। उस समय ये जो दौर पिछले 10 सालों में आया है, ये दौर अलग था और वो दौर अलग था। वो सीताराम जाजू और श्याम सुंदर पाटीदार के साथ निकले हुए लोग थे। तो उन लोगों ने अपने पीछे की पोत को जन्म नहीं दिया है। उन्होंने सबको जनता के बीच खोला है कि भई आप ये मैदान खुला है, आप काम करिए। लेकिन उन्होंने कभी किसी को वो खुद उनके पिताजी ने उनको एक बार मारकर उनका घुटना तोड़ दिया था। घनश्याम जी का। ये कहकर तोड़ दिया था कि ये घुटनों पर आप अपने खुद खड़े होइए, दूसरे घुटने पे खड़े मत होइए। तो वो हमेशा अपना घुटना दिखाते थे और बोलते थे कि तुम भी अपने घुटने पे खड़े हो। तो उन्होंने हमको बैसाखी पे चलना नहीं सिखाया, उन्होंने हमको मजबूत बनना सिखाया। अरे वाह! मतलब जीवन में आपका और क्या संघर्ष रहा इस क्षेत्र में आने के लिए? नहीं, देखिए संघर्ष तो क्या होता है जब हम काम करते हैं तो हमको एन्जॉय लगता है, संघर्ष नहीं होता है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि एक संघर्ष था। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरा हमेशा ये रहा कि हम लोग जनता के लिए काम करें, ईमानदारी से काम करें और जिसके साथ खड़े हों निष्ठा से खड़े हों। बेईमानी, मक्कारी, पीछे से बातें करना ये हमारे स्वभाव में नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग जो काम करते गए उसमें हमको बहुत जनता का प्यार मिला और बहुत सम्मान मिला और बहुत आगे बढ़े। वकालत के क्षेत्र में भी मुझे खुशी है कि मैं आज जनता के प्यार से और अपनी अपनी मेहनत से इस मुकाम पे हूँ कि आज जनता को न्याय दिलाने में हम मतलब अग्रणी लोगों में शामिल रहते हैं। अच्छा जो लोग वकालत करते हैं, वकील बनते हैं, वो लोग राजनीति कर सकते हैं। क्या संविधान में ऐसा कोई बैंड नहीं है कि जो एक प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है वो दूसरे प्रोफेशन में नहीं जा सकता है? नहीं, राजनीतिक तो प्रोफेशन है ही नहीं, राजनीतिक तो सेवा है। राय और वकालत भी सेवा ही है। लेकिन इसमें एक बंधन है कि एक वकील अन्य जगह से इनकम नहीं कर सकता है, लेकिन राजनीतिक में तो इनकम होती नहीं है। राजनीतिक में आप लेकिन बहुत सारी सुविधाएं लाभ के पद भी होते हैं ना, जैसे अगर सीएम रहे, पीएम रहे, पार्षद रहे, विधायक रहे, इनको बाकायदा वेतनमान मिलता है, मानदेय मिलता है, पेंशन मिलती है। आज भी जी। जैसे आप देखेंगे गृह मंत्री चिदम्बरम जी थे, तो आज वकील हैं, बड़े वकील हैं। कपिल सिब्बल केंद्रीय मंत्री थे, आज हैं। रविशंकर जी बीजेपी के थे, वो वकील हैं। तो वकील और राजनीतिक एक बहुत ही अच्छा संबंध है और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक में आने के लिए कम से कम एलएलबी का कोर्स तो होना ही ज़रूरी है। उसका रीज़न है कि आम आदमी चाहता है कि मुझे जनता की सुविधा मिले, सरकार की पेंशन मिले। लेकिन यदि आपको कानून, नियम, प्रक्रिया ही पता नहीं तो आप कैसे न्याय दिलाएँगे? मतलब कानून का जानकार होगा तो। आज की तारीख में नेता वो है
जो जनता को अतिक्रमण करके और गुमटियां लगवा दे। जी जी। और वकील इन कामों से दूर रहता है। आज की तारीख में पॉलिटिक्स ये है कि पैसे लेकर, लिफाफे लेकर आप प्रस्ताव पास करा दें और वकील इन कामों से दूर रहता है। तो इसकी वजह से वकालत भी एक बड़ा अच्छी जगह है, जहाँ दूसरा संसद में आप देख रहे हो लोग मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गुंडा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। वकील को बोलना क्या है, कैसे बोलना ये समझ होता है, क्योंकि वकील का हथियार उसके शब्द होते हैं और उस हथियार को चलाना कैसे वो वकील समझता है। एक चीज ये कि राजनीति में हमने देखा कि जैसे अगर वकील बनना है तो आपको एलएलबी करना है, पत्रकारिता करनी है तो आपको मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना है, लेकिन राजनेता बनना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनाव लड़ना है। उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक की अनिवार्यता होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, दोनों बहुत अलग-अलग बातें हैं। जो लोग प्रैक्टिकल नहीं समझते हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत मजबूत है कि राजनीतिक में एक एजुकेशन का लेवल होना चाहिए। लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल समझते हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि राजनीतिक में शिक्षा का बजाय दिल और दिमाग का बहुत असर होता है। हम जब जनता के बीच जाते हैं और 1.5 लाख लोगों के पास जाते हैं, एक-एक आदमी के जब पाँव पकड़ते हैं, एक-एक आदमी के जब दिल जीतते हैं, तो उसकी योग्यता बहुत बड़ी होती है। वो उसको किसी कानून की किताब से या किसी ग्रेजुएशन से तोला नहीं जा सकता है। वो पढ़ाई बहुत बड़ी है और मैं समझता हूँ कि जो लोग जनता का दिल जीत लेते हैं, वो सारी ग्रेजुएशन को पास कर लेते हैं। आप जगजीवन राम जोशी का नाम सुने हो, जगजीवन जी का नाम सुने हो, आप ज्ञानी जेल सिंह का नाम सुने हो, तो ज्ञानी जेल सिंह तो 8वीं पास से राष्ट्रपति बने और उनका वो ज्ञानी थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि देश में राजनीतिक व्यक्ति को पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है, उसका दिमाग और दिल साफ होना चाहिए। सिर्फ मानसिक संतुलन खराब नहीं होना चाहिए। मानसिक संतुलन खराब नहीं होना चाहिए, उसके पीछे उसके उद्देश्य खराब नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में राजनीति का उद्देश्य खराब हो गया है। उसका रीज़न देखिए पूरा सिस्टम खराब हो गया है। एक राजनेता को राजनेता बनने के लिए 5 साल लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। वो कहाँ से खर्च करेगा? चुनाव लड़ने के लिए उसके खुद के कार्यकर्ता को पैसा देना पड़ता है, बूथ पे बैठने का पैसा देना पड़ता है, पत्रकारों से समाचार छपाने का पैसा देना पड़ता है। वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो पूंजीवाद जब सिस्टम में आ गया है, आप इस बात से अंदाज लगाओ कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल चुनाव नहीं लड़ी है और समाचार ये था कि मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। आप अंदाज लगा दो कि पूंजीवाद किस लेवल का हावी हो गया है। जी जी, हाँ ये बात तो है। लेकिन इसके साथ ही यह भी एक बड़ी बात पता चली कि जब वो बीजेपी से है मंत्री हैं, भाजपा के पास भी इतना फंड नहीं था कि उनको चुनाव लड़ा दिया जाए। सवाल इस बात का नहीं, फंड का नहीं है, सवाल ये है कि एक मैसेज जो जनता में उन्होंने दिया, मतलब उनके स्वच्छ और साफ राजनीति का राजनीति का मैसेज जो है, वो मैसेज आपको ये तो एहसास करा रहा है। आप खुद प्रेस लाइन में हैं, आप खुद ये मानेंगे कि जब हम चुनाव लड़े विधानसभा का यहाँ से, तो हमने चुनाव का कार्यालय शुरू किया, उससे पहले हमारे कार्यकर्ता आए, उससे पहले तो हमारे मीडिया के साथी और कार्यकर्ता आ गए कि हमारा क्या होगा, हमारे हक का क्या होगा। तो आप समझो कि राजनीतिक में खर्चा कितना है। एक और चीज ये है कि घनश्याम पाटीदार जी के संबंध में कहा जाता है उन्होंने भी पेट्रोल पंप पर काम किया था और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ के जो दिग्गज नेता थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, उनको उन्होंने जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब उनको हराया था। तो उस समय का कोई प्रसंग ध्यान है आपको? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि वो शिक्षा अर्जित करने के लिए मंदसौर गए थे और उनके पास काम नहीं था और उस टाइम अर्निंग विद द लर्निंग का उनके दिमाग में था कि मुझे खुद कमाना है और खुद पढ़ना है, बढ़ना है। तो उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया और पेट्रोल पंप पे काम करते दौरान वो एक पेट्रोल पर एक एसपी कार्यालय के एक कर्मचारी का पेट्रोल भरते टाइम उनका परिचय हुआ, उसकी मदद करने का परिचय हुआ। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ पर तक पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो उन्होंने कहा तुम ग्रेजुएशन किए हो तो इसके बजाय एक काम करते तुमको मैं एसपी कार्यालय में नौकरी दिलवा देता हूँ। और फिर उसके बाद वो एसपी कार्यालय में क्लर्क बन गए। अच्छा। तो इस प्रकार जब आप अच्छे काम करते हो, अच्छे पढ़े लिखे होते हो, आपका विजन साफ होता है तो आपको लोग मिलते जाते हैं और लोग आपके हाथ पकड़ कर आपको आगे लेकर जाते हैं। फिर जब एसपी कार्यालय में नौकरी करने लगे, तो तब फिर उनको कुछ राजनीतिक लोग मिले, उनको लगा कि आप पढ़ लिख कर एलएलबी कर लो, आप वकालत कर लो, तो फिर वो वकालत करने के लिए नीम मचा गए। तो इस प्रकार जब वकालत करते-करते उनको लगा कि देश की आज़ादी के संघर्ष में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, उनका भी मतलब जो है उन लोगों से परिचय हुआ, जैसे सीताराम जी जाजू थे, श्याम सुंदर जी पाटीदार थे, विद्याचरण जी शुक्ल थे, अर्जुन सिंह जी थे, उनसे उनका संपर्क हुआ और उसके बाद वो 1977 में चुनाव का एक समय आया।
77 में कांग्रेस के खिलाफ भारी लहर थी और तब कन्हैयालाल जी नागौरी को चुनाव लड़ना उस था। समय क्या कोई ये कि सर घनश्याम जी को डमी उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था? कन्हैयालाल जी नागौरी को चुनाव लड़ना था, लेकिन कन्हैयालाल जी नागौरी ने चुनाव लड़ने के बारे में असमर्थता व्यक्त की। तब फिर घनश्याम जी पाटीदार एक डमी उम्मीदवार थे, तब उन्होंने उस चुनाव को फेस किया और वो चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। घनश्याम जी पहला चुनाव हार गए थे। कांग्रेस से थे। कांग्रेस से ही चुनाव थे और हाँ। कांग्रेस के चुनाव वो पहला चुनाव हार गए थे। अच्छा, और उसके बाद सेकंड चुनाव फिर लगातार उसके बाद भारी जो संघर्ष था उनका 77 का चुनाव हारने के बाद अगला टिकट उनको मिलना था, क्योंकि लगातार जनता के बीच काम कर रहे थे। लेकिन राजनीतिक में टिकट लाना भी एक बड़ी पढ़ाई है और बड़ा संघर्ष है और उनके बजाय एक चुन्नीलाल धाकड़ को टिकट मिल गया। अब चुन्नीलाल जी धाकड़ थे मूलतः देवास साइड के, लेकिन वो चुन्नीलाल जी धाकड़ यहाँ पर समय पे फॉर्म भरने नहीं आ पाए। तो जावत तहसील में भी चुन्नीलाल जी धाकड़ ने फॉर्म भर दिया था, तो फिर उनका फॉर्म आया और उनको टिकट मिला और वो चुनाव जीते। ये भी बड़ी कहानी है। ये भी बड़ी, मतलब जो अभी जो पूर्व विधायक चुन्नीलाल धाकड़ है वो भी आश्चर्यजनक रूप से आए। राजनीतिक में बहुत मतलब डेस्टिनी जो होती है, आपकी किस्मत और आपके साथ आपको राजनीति में बहुत आगे लेकर जाती है। राजनीतिक जो है एक बहुत विशाल मतलब क्षेत्र है और क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं ना, उनकी छाती पर हजारों तीर होते हैं। वो लोग बताने और वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा के समय कुछ प्रसंग? वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा के प्रसंगों के बारे में थोड़ा अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि मेरा उनसे वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। नहीं, जिस समय ये वो निर्दलीय लड़े थे, वो घनश्याम जी ने हराया था, उसके बाद फिर वो मंत्री बने थे। हाँ, नहीं, वो घनश्याम जी ने जब चुनाव हराया था तब ट्रायंगल था। तब घनश्याम जी पाटीदार का बीजेपी के उम्मीदवार रामलाल जी पाटीदार से मुकाबला था और रामलाल जी पाटीदार के मुकाबले के साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो भी थे और तब घनश्याम जी पाटीदार चुनाव जीते थे और वो 5 साल विधायक ही रहे। उसके बाद फिर दूसरा चुनाव हुआ, तब दूसरे चुनाव में वो फिर सामान्य प्रशासन मंत्री बने। अच्छा, 2 उनका इलेक्शन हुआ है। जी। चलिए, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे रूबरू कराएंगे महेश जी पाटीदार, नीमच के युवा अधिवक्ता, और अब जानेंगे उनकी राजनीति और नगरपालिका के क्षेत्र में हुए कार्यों के संबंध में। बने रहे नीमच टुडे के साथ। अब उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हमारे बीच है युवा अधिवक्ता महेश पाटीदार जी, जो लगातार हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। सर, आप नीमच नगर पालिका में पार्षद रहे और उस दौरान हमने देखा कि आप कांग्रेस की नगर पालिका थी, कांग्रेस के अध्यक्ष थे रघुराज सिंह चौड़िया। आप कई बार कई मुद्दों पर उनके खिलाफ हो जाए। नगर पालिका का एक संचालन एक परिषद के कानून से होता है और जब जब कानून का उल्लंघन हो तो एक वकील के रूप में मेरी न्यायिक जवाबदारी थी, एक प्रहरी के रूप में जवाबदारी थी कि मैं अपनी बात को उठाऊं। और रघुराज जी से मेरा व्यक्तिगत कोई विरोध या विवाद नहीं था, लेकिन उस समय के कुछ 2-3 मुद्दे आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारा विरोध क्या था। जैसे सपोज मानो कि एक बूट योजना आने वाली थी और बूट योजना के तहत जो एक प्राइवेट कंपनी को नीमच शहर की पानी की व्यवस्थाएं सौंप देना चाहते थे। हमारा ये था कि जब नगर पालिका का इतना बड़ा संसाधन है, साधन है, तो हम प्राइवेट कंपनी को क्यों दें। तो ये जो विरोध है, ये विरोध व्यक्ति का नहीं था, एक नियम का था, एक जनता के हित का था। इसी प्रकार आप ये समझे कि जब नीमच शहर में प्रवेश करते हैं किसान और गाड़ियां, तो नीमच में एक नाका, अलग अलग नाके लगाने की, चुंगी वसूल करने का एक कानून होता था कि आप हम ऐसे लगाएंगे जिससे नीमच में कोई प्रवेश करेगा उससे नगर पालिका की इनकम। ऐसे किसान के पुत्र होने के नाते, ऐसे गांव की जनता होने के नाते, आम जनता होने के नाते मेरा दर्द था
कि हम कितनी लाइनें खड़ी करेंगे। तो ये हमारा इस समय उस बात का विरोध था। दूसरा क्या है कि उनकी नगर पालिका के संचालन करने में हमारा ये था कि विधि की महत्व के साथ हम आगे बढ़ें। उनका ये था कि हम राजनीतिक तरीके से आगे बढ़ें और राजनीतिक और वकील दोनों में टकरावट होती है। और इसी टकरावट का नतीजा जैसे समझो कि उन दिनों क्या होता था कि नल कनेक्शन भी एक इश्यू हुआ करता था और वो को बोलते थे कि जाओ गड्ढे खोद के नल फोड़ के अवैध खोल लो और पार्षदों को लगाते थे इस काम में कि तुम 5-5 हजार रुपए ले लेना और गड्ढे खुदवा देना। और हमारा संस्था से प्यार था और संस्था से हित था और हम इन चीजों के खिलाफ थे। तो इस वजह से हमारा मतलब जो है कभी कभी आरोप प्रत्यारोप रहा, लेकिन नगर पालिका के हित के लिए हमेशा काम किया है। कैसा रहा रघुराज जी का कार्यकाल? अगर आज से तुलना करें तो बेहतर था। वैसे वो दौर, लेकिन वो दौर से राजेश जैन राकेश पप्पू जैन का दौर थोड़ा बेहतर था। आज के दौर भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन आज के दौर के जो पार्षद हैं उनको थोड़े से विवेक की और थोड़े धैर्य की जरूरत है। उस समय रघुराज जी के समय जैसा कि 34-36 के घोटाले की बात की जाती है कि उस समय उनके समय एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। एक सोसाइटी बनाकर उसमें ना कुछ 200-250 प्लाट लेने थे, लेकिन वो कट गए 500। रघुराज जी साफ निकल गए, सीएमओ पटेरिया पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी 34-36 के कई पीड़ित लोग हैं, उनके प्लाट आज भी उलझे हुए हैं। आपने ठीक बताया कि एक्चुअल में क्या है कि जब 34-36 की समिति को जमीन देने की बात हुई तब रघुराज जी उसके अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उसका काम रघुराज जी के कार्यकाल में शुरू हुआ। और मेरा ये दुख है कि ये घोटाला हमारे रघुराज जी के कार्यकाल में हुआ और उनने दिखावटी कार्रवाइयां की, परिषद में प्रस्ताव लेकर आए, उस संकल्प को रद्द करने के बारे में बात की। लेकिन आपको एक छोटा प्रासंगिक बताता हूँ कि रावण को मारना था तो तीर आसपास लग रहे थे, लेकिन नाभि पे तीर नहीं लग रहा था। इसी प्रकार रघुराज जी ने 34-36 घोटाले के आरोपियों को मारने के लिए नाभि पे तीर नहीं लगाया। नहीं, लेकिन इस पूरे मामले में कहते हैं कि रघुराज जी ने कहीं साइन नहीं किए, सीएमओ ने साइन किए, सीएमओ ने पट्टे दिए, सीएमओ ने सब किया, लेकिन रघुराज जी कहीं ना कहीं उस भूमिका में थे, पर्दे की पीछे की भूमिका में थे। देखिए, धारा 51 ये बोलती है कि नगर पालिका अध्यक्ष की सारी जवाबदारी है, उनका वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण रहना जरूरी है। यदि उनके कार्यकाल में अवैध रजिस्ट्रियां हुई तो दोष उन पे ही जाएगा। यदि उनके कार्यकाल में एक पटेरिया या एक कर्मचारी जाकर रजिस्ट्री कराकर आ रहा है, बिना फाइलों के कराकर आ रहा है, जमीन की संपत्ति का कब्जा दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। नीमच का ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक घोटाला है और इस घोटाले की आप ये कल्पना करेंगे कि हर व्यक्ति दामन से साफ होकर निकल गया है। मैं उस समय भी मजाक करता था कि यदि इस अपराध की सही जांच हुई तो ट्रक भर के आरोपी होंगे, उसमें सबसे आगे रघुराज जी बैठे होंगे और पीछे सारे लोग होंगे। लेकिन अब सवाल इस बात का कि सिस्टम ही उसमें इन्वॉल्व हो गया। उस समय भी ऐसा था कि बीजेपी के उपाध्यक्ष थे गुरमीत वर्मा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे रघुराज सिंह चौड़िया और इनकी मिली भगत से ये पूरा घोटाला हुआ था। देखिए, सिस्टम पूरा ही मिल गया था। आपको प्रॉब्लम ये है, हमारा जो शहर चलता है वो सुबह के अखबार से चलता है और सुबह का अखबार नगर पालिका पर अपने सिस्टम को जोड़ देता है। सारी जनता नगर पालिका पर और राजनीतिक से जुड़ी होती है, लेकिन आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि सिस्टम क्या काम कर रहा है। प्रशासनिक सिस्टम में कलेक्टर की जवाबदारी है, सीएमओ की जवाबदारी है, रिपोर्ट पर थानेदार को अपराध दर्ज करने की जवाबदारी है। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि खुद नगर पालिका ने 3-3, 4-4 बार एफआईआर के लिए पुलिस को आवेदन पत्र रिपोर्ट दी है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो आप इस बात पर अंदाज लगाइए कि जब सिस्टम ही फेल हो जाएगा, जब सिस्टम ही फेल हो जाएगा तो तब हम 36 के घोटालों की तो कईयों की फाइलें भी गायब हो गई, उसकी चोरी की रिपोर्ट तक हुई लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। इस मामले पर ये बहुत बड़ा मामला है और इस पर जांच भी हुई और जांच होने के बाद रिपोर्ट भी आई और रिपोर्ट आने के बाद उज्जैन के आयुक्त की तरफ से एक आदेश भी आया है कि जो इलीगल हैं उसकी एक सूची बनाई जाए और सूची बनाकर इलीगल लोगों पर काम किया जाए। रघुराज जी की अध्यक्षता में एक परिषद का संकल्प हुआ, उसमें यह आदेश हुआ कि जितने इलीगल हैं उस पर बोर्ड लगाया जाए और कब्जा लिया जाए उनसे। लेकिन सवाल यह है कि उसका पालन करना किसको है। 36 के घोटाले की फाइल आज भी कई प्लाट हैं
वो जिन्होंने ये घोटाला किया वो तो सब बाहर निकल गए, उसमें दूसरे तीसरे लोग फंसे हुए हैं जिन्होंने पैसा लगाया। उनको आज भी ना तो प्लाट मिल पा रहा है, ना पैसा मिल पा रहा है, और ये मामला आज तक पेंडिंग चल रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अवैध ले रहा है, तो उसको पता है कि वो एक सट्टा लगा रहा है, और यदि उसने सट्टा लगाया है तो उसकी लाभ और हानि की जवाबदारी उस व्यक्ति की है। इसलिए हम उसको कृपा के पात्र नहीं बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अपराध में कॉन्स्पिरेंसी उसकी भी है कि उसने खरीदा क्यों। आप इस बात पे अंदाज लगाओ कि स्लम के प्लाटों की लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, पार्किंग के प्लाटों के लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, मेन रोड के जिन प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं होना थी उनकी रजिस्ट्री हो गई, रोड की रजिस्ट्री प्लाटों के अंदर हो गई, और आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि जो लोग समिति के मेंबर नहीं है उनकी रजिस्ट्री हो गई, और आप ये देखेंगे कि जो एलआईजी भूखंड केवल का आवंटन का आदेश नहीं था उनकी रजिस्ट्री हो गई। तो जब सारा उसमें मिलते गए, सब उसमें मिलते गए, और दिक्कत एक और थी कि जो लोग इसके खिलाफ बोलना चाहते थे उनके ऊपर सबसे पहले आरोप लगाने का काम किया गया कि इसकी क्रेडिबिलिटी डाउन करो। सपोज मानो कि राकेश जी इस प्रश्न को उठा रहे हैं तो सबसे पहले राकेश जी पे कीचड़ डाला जाए। सब यदि मान लीजिए बाय चांस कि महेश जी इस प्रश्न को उठा रहे हैं तो सबसे पहले महेश जी के ऊपर कीचड़ डाल दो कि ये बेईमान है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है। मैं समझता हूँ कि हाँ, कारण हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि राम जी अगर लंका गए तो उनको पत्नी को लेने के लिए गए थे, रावण को मारने के लिए गए थे। कोई न कोई कारण तो होता है जिसलिए आदमी जाता है। हो सकता है कि मेरा भी कोई कारण हो, लेकिन सवाल है कि उद्देश्य साफ था, और जिन लोगों ने काम किया उन्होंने अधूरी लड़ाई लड़ी। राकेश पप्पू जैन ने इस लड़ाई को लड़ा, और ईश्वर ने और भाजपा ने उनको अध्यक्ष बनाया, लेकिन 5 साल उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने कार्रवाई ऐसी की कि जिसमें एक्सीलेटर दबा के रखा, ब्रेक दबा के रखा और गाड़ी की स्पीड तेज रखी। लोग गाड़ी तो आगे बढ़ी नहीं, और मामला छोटी छत्तीसगढ़ वही कोई अटक गया। और मामला जहाँ था वहाँ का वहीं अटका हुआ है। आप नगर पालिका के वकील भी रहे 10-12 साल तक। नीमच में जमीनों का खेल लंबे समय से चल रहा है। नीमच की जो जमीनें हैं वो अथाह जमीन है, मतलब बंगला बगीचा का जो एक बड़ा मुद्दा है, और आज भी लोग केवल हाईकोर्ट में केस लगाकर जमीन पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। देखिए, ये नीमच का सौभाग्य है कि अंग्रेजों की बनाई हुई एक बहुत बेहतर शहर है, और नीमच का सौभाग्य है कि नगर पालिका को पूरे प्रदेश में सबसे बेहतर संपत्ति यहाँ पे मिली है। इतनी बड़ी संपत्ति कहीं हो नहीं सकती। और मुझे जब वकील के रूप में नीता दुआ के और राकेश पप्पू जी इनके कार्यकाल में काम करने का अवसर मिला, और जब मुझे जो काम करने का अवसर दिया गया है उसमें नगर पालिका ने बेहतर रिजल्ट लिया है। चाहे हम 125 बीघे की जमीन पे कब्जे करने में हम कामयाब रहे हों, जिसका मेडिकल कॉलेज जिस पे मेडिकल कॉलेज बना है, चाहे हम कोर्ट के पीछे बगीचा खेत नंबर 12 पर हम कब्जे करने में कामयाब रहे हों, जिन मामलों में नगर पालिका उन दौरों में आगे बढ़ी है उन सब में नगर पालिका जीती है। सवाल इस बात का था कि ये नगर पालिका की संपत्ति बचाने का खेल केवल 1 या 2 अध्यक्ष के कार्यकाल का नहीं है, ये रोज-रोज का काम है। आप ये समझिए कि परिषद का जो गठन होता है उसका पहला उद्देश्य होता है कि नगर पालिका की संपत्ति की रक्षा करना। प्रॉब्लम ये है कि जिनसे बचाना वो लोग इस सिस्टम में आ गए हैं। तो ये बड़ा गेम चल रहा है। तो बड़ा गेम तो चलेगा ही। नहीं, लेकिन दूसरी चीज ये कि अब भी देखा गया है कि कई बड़े बंगले हैं, जैसे हमारे बीच राठौर परिसर का मामला है, पीएस बंगले का मामला है, इधर भी अपने बहुत सारे बंगले हैं। ये लोग आज भी हाईकोर्ट के केस के आधार पे मतलब अपना कब्जा किए हुए हैं। कहीं ना कहीं इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और ये नगर पालिका इन केसों को जल्दी सट आउट करके इन पे कब्जा करना चाहिए। देखिए, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। नगर पालिका में 2017 का व्यवस्थापन नियम में 90 दिन की समय अवधि दी गई कि यदि कोई व्यवस्थापन कराना चाहता है तो 90 दिन के अंदर एप्लीकेशन देना है, और उसके बाद 5000 स्क्वायर फीट से अधिक की जो भी जमीन है वो नगर पालिका टेक ओवर करेगी। आज 2017 से लगाकर इन 7 सालों में नगर पालिका ने कोई काम किया क्या? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। नहीं, तो इससे पहले मतलब अगर मान लीजिए बंगला बगीचा व्यवस्थापन में अगर इस तरह का 90 दिन की लिमिट थी, तो फिर इनको ना सबको ये बाध्य करना था कि हाईकोर्ट से सब अपने केस सरेंडर करें और नगर पालिका में अप्लाई करें। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ क्षमा के साथ कि सारे केस हाईकोर्ट में नहीं है। नगर पालिका का व्यवस्थापन नियम 2017 आया, उसके खिलाफ नीमच के 2400 कार्ड बड़े जो बंगलेधारी हैं उन्होंने पिटीशन लगाई। वो पिटीशन मोहनलाल गर्ग के नाम से वर्सेस सो एंड सो से थी। वो पिटीशन 24 ही लोगों की खारिज हुई। और उसके बाद ये
सरकार ने एक्ट बनाया है वो सही है। और हाई कोर्ट ने ये लिबर्टी दी कि यदि कोई व्यक्ति अपना टाइटल मानता है तो वो सिविल कोर्ट में जाके अपना टाइटल प्रूव कराए। लेकिन मेरे ध्यान में आज तक ऐसा कोई केस नहीं है कि उन 24 में से किसी का टाइटल अभी तक कोर्ट में प्रूव हुआ हो। बात केवल नगर पालिका के सिस्टम की और इच्छा शक्ति की कमी है। मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ कि व्यवस्थापन नियम तो बंगला और बगीचे का बना, खेत के बारे में तो कोई उल्लेख नहीं है। नगर पालिका के सैकड़ों खेत पड़े हुए हैं, आज भी कब्जे में लोग, शहर के बीच में खेत है, उसके बारे में तो कोई नियम नहीं है। वो जमीन किसकी है? नगर पालिका की। नगर पालिका ने क्या किया? आज तक कब्जे में नहीं इसका मतलब दोषी कौन? नगर पालिका है। तो इसका मतलब ये कि सिस्टम हमारा कमजोर है। सिस्टम हमारा काम नहीं करना चाहता है। सिस्टम दिखावटी गाड़ी चला रहा है कि गाड़ी का एक्सीलेटर चला रखा है, आवाज आ रही है और लोग खुश हैं कि हाँ गाड़ी चल रही है। लेकिन रियलिटी में वे लोग अपने कर्तव्यों के प्रति उदास हैं। और उसका एक कारण ये है कि शहर की जनता भी ऐसे लोगों को चुनती है कि मेरी नाली कौन साफ करवाएगा, मेरा राशन कार्ड कौन बनवाएगा। जबकि पार्षद का दायित्व कितना बड़ा है कि उसको नगर पालिका के संचालन के लिए कानून बनाना है, नगर पालिका के संचालन के सीएमओ पर नियंत्रण करना है, अध्यक्ष को सलाह देना है। उसका इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक उदाहरण से समझिए कि राजा इंद्र अपना स्वर्ग में राज चलाते थे तो पार्षदों से सलाह लेते थे, और वही पार्षद आज की तारीख में होना चाहिए। लेकिन आप टिकट देते समय क्या देखते हो? तो दिक्कत ये सिस्टम पूरा क्लब्स हो गया है। आपने एक बात बहुत बढ़िया की कि वो जो 24 जो बंगलों की बात है जिन्होंने हाई कोर्ट से मतलब जो भी क्लियर हो गया, नगर पालिका चाहे तो इन लोगों पर कल ही कब्जा ले सकती है इन बंगलों पे। नगर पालिका चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन नगर पालिका चाहेगी नहीं। कारण नगर पालिका खुद जानती है। क्योंकि इसके लिए हम किसको दोषी मानते हैं? देखिए, देखा जाए कि नगर पालिका अध्यक्ष खुद है और साथ ही कहीं ना कहीं हमारे नीमच जिले के वे जनप्रतिनिधि है जो उन पे दबाव बना के रखता है कि नहीं ये इनका रिश्तेदार, ये इनका हितैषी, ये इनका हितैषी, ये इनका हितैषी। देखिए, इसके लिए आप चर्चिल को याद करें। जब भारत को आजाद करने की बात चल रही थी तो ब्रिटेन की संसद में चर्चिल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा और इस पर ताकतवर पूंजीवादी और गुंडे लोग कब्जा कर लेंगे। तो दिक्कत ये आ रही है कि राजनीतिक लोग, हमारे यहाँ विधायक और अध्यक्ष सही और वैचारिक लोग हैं, लेकिन उनके पास एक बेहतर सलाह और रोड मैप नहीं है। आप अंदाज लगाएं कि नीमच में टीएनसी का ऑफिस है, नगर तथा ग्राम निवेश का ऑफिस है, और मंदसौर में भी नहीं, नीमच में है। लेकिन यहाँ जब भी योजना बढ़ती है तो पहले टीएनसी से सलाह नहीं लेते हैं, पहले खुद ही काम शुरू कर देते हैं। आज की तारीख में 2011 का जो मास्टर प्लान है वो अप्लाई नहीं हुआ। 2031 के लिए बन गया। 2035 के लिए मास्टर प्लान की क्या व्यवस्था रही है आप खुद भी जानते हो, आप खुद भी महसूस करते हो। तो ये जो सारी चीज है, मैं इसके लिए ऐसा नहीं कि एक एमएलए दोषी है या एक पार्टी दोषी है। जब जब जिन लोगों को काम करने का अवसर मिला उन्होंने वोट को और जनता को प्राथमिकता दी, संस्था को और कानून को सेकंड नंबर पर रखा। क्या किया जाए कि नीमच शहर की जो जमीन है, जो खेत हैं, जो निजी हाथों में है, जो बंगले हैं वो निजी हाथों में है। आज मान लीजिए कोई आदमी सड़क के किनारे गुमटी रख देता है तो उसकी गुमटी तो तुरंत उठा दी जाती है, लेकिन खेतों पे सालों से कब्जा कर रखा है, बंगलों पे सालों से कब्जा कर रखा है। नगर पालिका ऐसा क्या करे कि इनको तुरंत अंडर में लिया जाए, वो वैधानिक तरीके से कार्रवाई करे? अभी देश में संविधान संशोधन की चर्चा बहुत है और इंदिरा गांधी ने एक संविधान सभा का संशोधन किया कि जमींदारी प्रथा समाप्त की जाती है और सारे जितने राजा महाराजा थे उनकी सारी जमीनों के बारे में। तो जितनी दमंगता इंदिरा गांधी ने दिखाई, यदि उतनी दमंगता हमारे नगर पालिका अध्यक्ष दिखाएं तो ये काम केवल एक दिन का है। और केवल एक नगर पालिका को एक एप्लीकेशन देना है बेदखली अधिकारी, व्यवस्थापन अधिकारी, एसडीओ नीमच को, कि हमारी संपत्ति से जो जिन लोगों का कब्जा है उनको बेदखल करने का हमको वारंट दिया जाए और हम वहां पर जाकर कब्जा करना चाहते हैं। मतलब ये अगर बेदखली कानून के तहत वो तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं? बेदखली अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन नगर पालिका करेगी तो उससे ये रहेगा कि नगर पालिका के पास संसाधन है, टीम है, उनकी खुद की संपत्ति है, तो लीगलिटी कम होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से नगर पालिका के सिस्टम अध्यक्ष और सीएमओ से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम नगर पालिका की खेतों की जमीन पर कब्जे लेने के लिए संबंधित अधिकारी के आवेदन पत्र दे, जमीनों का कब्जा ले और नीमच की आम जनता को कॉलोनी काटकर प्लाट उपलब्ध कराए।
काटेगा तो पूंजीवादी लोगों को प्लाट मिलेगा, लेकिन नगर पालिका प्लाट काटेगी तो एससी एसटी को भी मिलेगा, ओबीसी को भी मिलेगा, खिलाड़ी को भी मिलेगा, मीसाबंदी को भी मिलेगा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मिलेगा। आज तो कभी-कभी ऐसा सुनते हैं कि कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है तो बोलता है कि मेरी कॉलोनी में किसी मुस्लिम को प्लाट नहीं बेचूंगा। क्या दौर आ गया है, और अगर इस दौर से बचना है तो नगर पालिका को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी, जी। अभी हाल ही में हमने देखा कि लगातार देखा गया हमारे 2 पार्षद, एक को लोकायुक्त ने ट्रेस कर लिया और दूसरी पार्षद की ऑडियो वायरल हो गई। और उसी बीच एक और मामला ये अभी कल आया कि एक महिला समिति के नाम पर कॉलोनी काटी जा रही थी, उसमें प्लाट लिए जा रहे थे और नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद को अलग कर लिया। क्या कहेंगे इस पे? आपका एक आर्टिकल भी कल चर्चा का विषय बना है। मैं नगर पालिका से जुड़ा हुआ हूँ और नगर पालिका की हितैषी हूँ, और जब नगर पालिका पे कोई प्रश्न आता है तो एज ए हितैषी और प्रहरी के रूप में मैं जरूर लिखता हूँ और बोलता हूँ। और मेरा दुख इस बात का है कि हमारे जो दोनों पार्षद साथी हैं, उन पार्षदों का सत्य या असत्य क्या है ये तो अदालत में या सिस्टम में पुलिस में तय होगा। लेकिन अभी की जो प्रारंभिक खबर है वो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि ताकत और दादागिरी से रुपए मांगे जा रहे हैं। आप नीमच की जनता की सेवा करने के लिए आए हो और आपने जनता से कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे, तो उसमें पारिश्रमिक की बात कहाँ से आ गई? और आपको ये धैर्य दिखाना पड़ेगा कि अदालतों में या नगर पालिका में जिसका भी काम हो बिना पैसे के काम हो, और पार्षद हमने बनाए ही आपको इसलिए। और यदि आप ही भाव मोल करें, सौदा करें, पैसे लें, पैसे दें, तो ये दुखद है। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे पार्षद जो लोक कल्याण के खिलाफ हों, ऐसे व्यक्ति का पद पे रहना भी उचित नहीं है। इस मामले में जिला कलेक्टर को धारा 40 में कार्रवाई करना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी सिस्टम में भी मतलब कमजोर अगर है। धारा 40 के तहत अगर कार्रवाई हो जिस तरह से सरपंच, वैसे ये दोनों पार्षदों की कुर्सी भी जा सकती है। देखिए, कम से कम हटे या न हटे ये निर्णय कलेक्टर को लेना है, लेकिन प्रोसीडिंग तो स्टार्ट होना चाहिए। जब तक आप किसी व्यक्ति के खिलाफ एक मैसेज नहीं देंगे कि गलत आदमी और मैं इसको गलत बोल रहा हूँ, जब तक आप मैसेज नहीं देंगे तब तक प्रोत्साहित होगा। तो धारा 40 तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या सभी के लिए बना है? ये नगर पालिका अधिनियम में भी कानून है, और नगर पालिका अधिनियम में किसी पार्षद का यदि लोकहित में काम करना अगर उचित नहीं पाते हैं तो जिला कलेक्टर उसको सुनवाई का अवसर देकर नोटिस देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं चाहता हूँ कि दोनों पार्षद निर्दोष साबित हों और अपने आप को निर्दोष साबित करें। उसका रीजन है कि जनता में पार्षदों की साख वापस लौटना चाहिए। उन 1 या 2 या 4 की वजह से 40 को एक नजर से देखा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, जैसे सपोज मानो कि आज कलेक्टर की और जज की साख है, तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, अरे जज साहब आए, कलेक्टर साहब आए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में उनकी साख है। अगर ऐसी साख पार्षद को बनाना है तो क्या लेवल की ऑनेस्टी और डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, और उस लेवल की ऑनेस्टी और डेडिकेशन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो लोग इस तालाब में गलत हैं उन पे कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाना पड़ेगा। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कल एक बड़ा डिसीजन लिया और एक कॉलोनी के नाम पर जिस तरह से एक संस्था बना के प्लाट लेने की बात आई थी, तो उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया और अपनी ही पार्टी की अपनी परिषद के खिलाफ खड़ी हो गई कि मैं इस कार्य का बिल्कुल सहयोग नहीं करूंगी, और एक वो सम्मेलन उनके विरोध के कारण निरस्त होना पड़ा जो आज होने वाला। पिछले 2 सालों की अखबार की सुर्खियों से मैं मन में मतलब ये मानता था कि स्वाति चोपड़ा एक कमजोर नेता है, लेकिन कल मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और निर्णय को देखा तो मैंने पाया कि वो एक हिम्मत वाली महिला है। उनका आत्मविश्वास और हिम्मत गजब की थी, और वो चक्रव्यूह में थी जिस चक्रव्यूह में उनको उनके ही लोगों ने घेर रखा था, और ऐसे चक्रव्यूह को अभिमन्यु जैसा आदमी तोड़ नहीं पाया, लेकिन स्वाति चोपड़ा ने कल हिम्मत दिखाई और उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका एक स्टेटमेंट इतना भारी पड़ा कि प्रशासन को खुद को उसको रोकना पड़ा, और उनकी पार्टी के अध्यक्ष को भी उनके पार्षदों के दबाव होने के बाद भी स्टेटमेंट देना पड़ा कि मीटिंग नहीं होगी। मैं कल के निर्णय की सराहना करता हूँ। पहले क्या था, आगे क्या होगा ये मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि कल स्वाति चोपड़ा ने एक हिम्मत का निर्णय लिया है और नगर पालिका के हितों के लिए हमेशा उनकी पात्र रहेगी। एक बड़ा आरोप स्वाति चोपड़ा और संतोष चोपड़ा, उनके जो ससुर है नीमच में, क्योंकि वो भी एक बड़े कॉलोनाइजर है, उनका निजी व्यवसाय है, उन पर जब से वो अध्यक्ष बने विपक्ष के नेताओं कई सारे लोग आरोप लगाते हैं भूमाफिया भूमाफिया भूमाफिया। वे कहते हैं कि हमने नीमच शहर की 1 इंच जमीन नहीं बेची, 1 इंच जमीन का सौदा नहीं किया, तो हम भूमाफिया कैसे हो गए। और अब जब नीमच में किसी संस्था को जमीन देने की बात आई तो उन्होंने अपनी उसकी नियति को भी स्पष्ट किया है। देखिए, इसमें 2-3 अलग अलग बातें हैं।
राजनीतिक दृष्टि से मैं पाता हूँ कि नगर पालिका का संचालन जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हो रहा है। और राजनीतिक दृष्टि से मैं पाता हूँ कि जैसे सपोज मानो कि एक पुनर्वास आयोग का मामला आया था, तो नगर पालिका के ऊपर आरोप लगे थे कि वो नगर पालिका हार गई है, तो नगर पालिका को उसकी अपील करना चाहिए। अब सवाल है कि अपील करना या न करना, ये परिषद का निर्णय है। लेकिन कम से कम अध्यक्ष के नाते उनकी जवाबदारी थी कि वो परिषद के सामने तो इसको रखते कि ये परिषद का निर्णय था कि अपील नहीं करना है या अपने पुनर्वास विभाग की जमीन पर पुनर्वास विभाग। लेकिन उस समय जो अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया वो व्यक्तिगत निर्णय था, और कभी भी जमीन के बारे में अध्यक्ष को निजी निर्णय नहीं करना चाहिए, और इसकी वजह से उन पर आरोप लगे। दूसरा ये कि कनावटी रोड पे कुछ भूखंड है, जो भूखंड पहले 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में बिके, और वही भूखंड वापस 1 करोड़ में बिक गए, और 1 करोड़ में बिकने के बाद जिनने खरीदा उन्होंने ही अखबार में समाचार दिया कि मैं इसको सिलेंडर करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि नगर पालिका का नियंत्रण जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। अनुभव की कमी भी मानते, ये अनुभव की कमी नहीं होती है। नगर पालिका का सिस्टम बहुत सारे लोगों के सलाह से चलता है, और 40 पार्षद इसलिए बनाए गए हैं, सीएमओ जैसा सचिव इसलिए बनाया गया है, और उनको सौभाग्य कि उनको परिवार के लोग जिनको पापा जी बोलते हैं वो उनको मदद करते हैं, उनके पति भी अनुभवी आदमी हैं, इसलिए उनके सलाहकार और साथ जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी राजनीति की बी टीम और सी टीम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उनकी बी और सी टीम जो इस समय थी, शायद मुझे लगता है ये उनका दोष है। इसलिए ये सारी स्थितियां बनी। मैं पाता हूँ कि नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में हमको बी और सी टीम का चयन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि आप नगर पालिका के अधिवक्ता रहे, नगर पालिका में पार्षद रहे, क्या कदम उठाया जाए कि शहर की जमीनों को बचाया जाए, जिससे संतोष चोपड़ा की भी छवि निखरे, स्वाति चोपड़ा की भी छवि निखरे, और नई योजनाओं पे काम करें? देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि नगर पालिका का प्रशासन 1-2 मिनट का काम नहीं है। लेकिन जैसे सपोज मानो कि नामांकन करना तो सामान्य काम है। नगर पालिका में नामांकन करने के लिए परिषद ने साल भर में एक बैठक बुलाई। आप अंदाज लगाओ किसी का नामांकन का प्रकरण रुका हो तो कितने दिन से रुका हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जिस प्रकार निर्माण की अनुमति 3-4 दिन में नगर पालिका से मिल रही है, उसी प्रकार नगर पालिका के नामांकन का आदेश 1 महीने में मिल जाना चाहिए। दूसरा है कि जब जमीन बेचने की बात आती है, तो तब जनता को ये पता होना चाहिए कि जमीन आप बेच रहे हो। आप हर काम में जमीन बेच रहे हो, तनख्वाह देना है जमीन बेच रहे हो, प्लाट बेच रहे हो। आपने हाट नगर पालिका में नहीं कहता कि स्वाति चोपड़ा में पप्पू जैन के टाइम की हाट मैदान का किया क्या? हाट मैदान पर कनाड़ प्लेस जैसी 4 बिल्डिंग बनना थी, आपने क्या बना दी? छोटे छोटे डब्बे वहाँ बना दिए। पूरे शहर के बीच में आपने काम कर दिया। हमने 125 बीघा की जमीन मुक्त कराई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्लाट बन सकते थे, लेकिन मेन रोड पे तो और भी अच्छी चीज बन सकती थी। तो आपका विजन साफ होना चाहिए, और विजन साफ होने के लिए आपको उन लोगों का साथ लेना चाहिए जो लोग सिस्टम में अनुभव रखते हैं। और इसीलिए नगर पालिका को और नगर पालिका अध्यक्ष को, सीएमओ को अधिकार होता है कि वो सलाहकार समिति भी बना सकते हैं, अलग लोगों से सलाह ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि पार्षदों से सलाह ले। 2 कॉलोनी लेकर आ रही है, कमर्शियल और एक आवासीय। लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो कॉलोनी ऑप्शन सिस्टम में रहेगी, अगर ऑप्शन सिस्टम में रहेगी तो वो फिर पूंजी कितने घाटे में चली जाएगी, गरीब के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। लॉटरी सिस्टम के लेकर 2016 में कानून बदल गया है। देखिए, नगर पालिका में शुरू दिन से ही अचल संपत्ति अंतरण 96 बना हुआ है। तब से ही व्यवस्था थी कि कोई भी आवंटन नीलाम बोली या लिफाफा मतलब टेंडर के बिना नहीं होगा। लेकिन 34-36 का घोटाला उसी दम पर हुआ, उसके विरोध में हुआ और कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि जैसे अभी नई समिति की बात आ रही है, जैसे आपने कहा कि नगर पालिका कॉलोनी बना रही है, तो नगर पालिका जो जमीन बेचेगी तो उसमें रिजर्वेशन रहता है, हर वर्ग की रिजर्वेशन रहता है। चाहे सपोज मानो कि हमारे एससी के भाई बहन हैं, एसटी के भाई बहन हैं, या स्वतंत्र संग्राम सेनानी है, तो उनके बीच कंपटीशन होगी, और वो कंपटीशन का पैसा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा रुपया परिषद के पास। वो परिषद के पास पैसा आया मतलब इनके पास आया, इनके पास और मेरे पास आया। अगर नगर पालिका में पैसा बढ़ता है, ईमानदारी से बढ़ता है, तो अपनी शक्ति बढ़ता है। एक और ये है कि एक समय लॉटरी सिस्टम में छोटी शक्ति या उनको ये सब लॉटरी से कटे हुए प्लाट है,
तो नगर पालिका को या शासन को करना चाहिए कि गरीब लोगों को फायदा देने के लिए अगर वो सरकारी कॉलोनी करती है तो जो लॉटरी सिस्टम हो, एक निर्धारित दर हो, कम से कम बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। देखिए ये का प्रश्न है, भूमि विकास नियम का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्नों को हम मतलब इस समय प्रासंगिक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि भारत देश, मध्य प्रदेश, नगर पालिका सब और हर अधिकारी अपने ऑफिशियल कानूनी रूप से ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आप अगर सील बेल्ट लगा के नहीं जाओ तो भी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि आज सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, सिस्टम को चलाने के पैसे नहीं है, तो रेवेन्यू इकट्ठा करना सबकी प्राथमिकता में है। ऐसे दौर में ये वाली बात तो अभी कोई सुनेगा नहीं कि गरीबों को विशेष प्लाट मिलना चाहिए, कम पैसे में मिलना चाहिए। चलिए यहाँ बंदे को ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कुछ ऑप्शन वाले प्रश्न, हमारे होंगे सवाल और महेश पाटीदार जी के होंगे जवाब। प्लाट ही प्लाट करे अपने नए घर का सपना पूरा। नीमच शहर के मध्य पूर्णतया वैधानिक सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी शांति निकेतन, स्थान महावीर नगर के पास हवाई अड्डा रोड स्थित नीमच। उपलब्ध है 1000 वर्ग फीट और 1250 वर्ग फीट के प्लाट। तो तुरंत लाभ उठाए और आज ही बुक कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827051052 नंबर पर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में, और हमारे बीच बने हुए हैं नीमच के युवा अधिवक्ता महेश पाटीदार जी। आइए आज अब हम उनसे पूछेंगे कुछ ऑप्शन वाले सवाल। जी सर, नीमच में आप लंबे समय से रहे हैं। नीमच के जो विधायक का कार्यकाल हमने देखा है, मुख्यतः हम 3 विधायक हैं, नंदकिशोर पटेल, खुमान सिंह शिवाजी और दिलीप सिंह परियार। खुमान सिंह शिवाजी का भी एक लंबा कार्यकाल रहा, नंदकिशोर पटेल का 5 साल का रहा और दिलीप सिंह परियार लगातार 15-17 साल हो गए। किनका कार्यकाल श्रेष्ठ? मैं नंदकिशोर पटेल और दिलीप सिंह जी को दोनों को बराबर नंबर देना चाहूंगा। जी जी। किस आधार पे? मैं पाऊंगा कि दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की कि भ्रष्टाचार मुक्त विधायकी करें वो, और गांव का विकास हो। शहर के विकास में दोनों का थोड़ा सा कम प्रभाव रहा और दोनों ने शहर में कम अपनी पूंजी लगाई, अपना विधायक निधि लगाई। और लेकिन उन्होंने जो योजना जो लेकर आए हैं उन दोनों की योजनाएं बेहतर थी, और अगर दोनों में इक्वल अगर किया जाए तो दोनों का बेहतर कार्यकाल है। खुमान सिंह शिवाजी को बड़ा सज्जन और बेहद सरल सादगी वाला विधायक माना जाता था। कहते हैं उन्होंने जीवन में कुछ नहीं कमाया आर्थिक रूप से। देखिए मैं खुमान सिंह जी शिवाजी की बहुत आदर करता हूँ और वो बहुत ही महान नेता थे। उनके बारे में बात करना मेरे लिए मतलब अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन मैं पाता हूँ कि वो व्यक्ति के रूप में, नेता के रूप में बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन विधायक के रूप में शायद हमारा एक दुर्भाग्य था कि हमने सीताराम जी, और सीताराम जी जाजू वो व्यक्तित्व थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने नीमच में टीआईटी लागू की, जिन्होंने नीमच में बस स्टैंड लेकर आए, जिन्होंने नीमच में स्विमिंग पूल बनाया, जिनमें राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम बनाया, और ऐसे महान व्यक्ति को हमने जाजू सागर बांध बनाया। और जाजू सागर बांध किस दमंगता से बनाया कि आसपास के गाँव के लोगों ने कहा कि यदि ये बांध बनेगा तो हमारी जमीन डूब जाएगी, तो हम आपको चुनाव हरा देंगे। तो उन्होंने चुनाव हार जाना मंजूर किया, लेकिन नीमच को पानी पिलाना मंजूर किया। और ऐसे व्यक्ति को चुनाव हराना आज तक नीमच शहर उसको भुगत रहा है। हम सांसद की बात करें, 3 सांसदों का कार्यकाल हमारे सामने रहा। सांसद अपने लक्ष्मीनारायण जी पांडे रहे, लगभग 40 साल तक कितने हुए सांसद रहे। और फिर मीनाक्षी जी का 5 साल का कार्यकाल रहा। और सुधीर जी गुप्ता साहब लगातार 11 साल से सांसद हैं। किसका कार्यकाल श्रेष्ठ मानते हैं? देखिए मैंने बालकवी बैरागी जी और लक्ष्मीनारायण जी पांडे, मीनाक्षी नटराजन जी, चारों कार्यकाल को बहुत नजदीक से देखा है, और मैं पाता हूं कि इन सब में सबसे बेहतर कार्यकाल देने वालों में मीनाक्षी नटराजन और सुधीर गुप्ता दोनों शामिल हैं। और यदि इन दोनों में बेहतर नंबर देना चाहूंगा तो दोनों इक्वल है, लेकिन मीनाक्षी शायद एक नंबर इसलिए ज्यादा है कि मीनाक्षी नटराजन ने जो अपनी सांसद निधि का उपयोग राजनीतिक भेदभाव के बिना किया है। यदि कोई भाजपा का अगर परिषद का व्यक्ति या भाजपा के नगर पालिका का अध्यक्ष भी उनके पास मदद लेने के लिए गया, तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से उसको निधि उपलब्ध कराई और मदद की। इसी प्रकार उन्होंने हमेशा एक शिष्टाचार और विनम्रता और कैसे मतलब ईमानदारी के साथ पॉलिटिक्स की जाए, वो उन्होंने एक लकीर खींची है। और ये कह सकते हैं कि इसी ग्राफ पर सुधीर गुप्ता भी इसी ग्राफ के आसपास होते हैं। अच्छा,
सुधीर गुप्ता जी का कार्यकाल तो मतलब उनसे भी ज्यादा बेहतर बताया जाता है, क्योंकि 3 मेडिकल कॉलेज वो लेकर आए और नीमच में नई फैक्ट्रियां लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सुधीर गुप्ता के पास इससे ज्यादा अवसर थे। हर बार अवसर बदलते जाते हैं और सुधीर गुप्ता ने 2-3 कामों में थोड़ी निराशा दी है। जैसे सीसीआई की सीमेंट फैक्ट्री 26 साल से बंद है। अगर वो 0 रुपए में अगर आप में या कोई उद्योगपति चला दें, तो यहाँ से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ से जीएसटी का सरकार को लाखों रुपए का रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर सुधीर गुप्ता जी कमजोर हैं। नीमच में रेलवे की जो सुविधाएं हैं वो छीनी गई है, कम हुई है। नीमच में सुविधाएं बढ़ना थी। सुधीर गुप्ता जी यहाँ पे कमजोर हुए हैं और उनकी वजह से सुविधाएं यहाँ पर छीनी गई है। जी। अच्छा चलिए सर, नीमच को विकास की दृष्टि से आप कहाँ पाते हैं? एक प्रश्न का उत्तर और देना चाहूंगा कि 3 मेडिकल के बारे में आपने कहा, तो मेडिकल जो नीमच में आया है, वो केवल आप प्रेस वालों के दम पर आया है। मुझे याद है सांसद जी का और विधायक जी का दोनों स्टेटमेंट सार्वजनिक रूप से किया गया स्टेटमेंट कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज आए। हो सकता है कि उनकी सरकार आ गई, इस वजह से हम उनको श्रेय दें और देना भी चाहिए, लेकिन मूल श्रेय उसमें प्रेस और नीमच की जनता को जाता है। जी जी। नीमच को विकास की दृष्टि से आप कहाँ पाते हैं? इन 20 सालों में क्या नीमच बहुत विकास कर गया या इससे ज्यादा विकास करना था? जो नीमच जो पोटेंशियल है और जो नीमच की स्थिति थी, उसकी दृष्टि से नीमच आज बहुत पीछे है। क्योंकि नीमच की जो शुरुआत हुई थी वो 1 नंबर से हुई थी। नीमच की शुरुआत सीताराम जी जाजू के समय हुई। तब आप देखो कि यहाँ पर नारकोटिक्स का बड़ा उद्योग लग गया था। यहाँ पर सीआरपीएफ थी, यहाँ पर सीसीआई थी, यहाँ पे विक्रम था। बड़े-बड़े उद्योग लग चुके थे। टीआईटी बन चुकी थी, रोडवेज यहाँ पर था। तो जो शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत को मेंटेन हम नहीं कर पाए, 1 नंबर। दूसरा नंबर है कि ये शहर अंग्रेजों ने बसाया था, तो यहाँ पे 100-100 फीट चौड़े रोड बनाए थे। तो वो उसको हम मेंटेन नहीं कर पाए। यहाँ पर टीआईटी थी, तो टीआईटी ने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से बनता है, उसको हम वापस आगे लेकर नहीं जा पाए। तो मैं पाता हूँ कि हम पीछे गए। और जिस तरह हमने टीआईटी की बात की कि नीमच में इतनी सारी जमीनें और नीमच के विकास के लिए क्या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी या टीआईटी जैसी कोई संस्था की आज भी जरूरत है? हाँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है, क्योंकि नगर पालिका का संचालन एक चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें सुबह से ही सफाई का काम लग जाता है, दोपहर में कुत्ते पकड़ने का काम आ जाता है, दिन में पार्षदों की चुनौती आ जाती है, शाम को ऑफिसरों का काम आ जाता है, रात को घर गृहस्थी आ जाती है। तो नगर पालिका की चुनौतियों में विकास और कॉलोनी धीमी हो जाती है, पीछे चली जाती है और हमारा ध्यान भटक जाता है। ऐसे में यदि एक नगर सुधार न्यास हो, एक विकास प्रकोष्ठ हो, तो वो केवल इसी पर काम करे कि कैसे संपत्ति बचाई जाए, कैसे कॉलोनियाँ बनाई जाए और कैसे कॉलोनियों को डेवलप किया जाए। राजनीतिक प्रतिनिधि भी पैदा हो जाएंगे इससे? इससे राजनीतिक प्रतिनिधि पैदा होंगे और एक कम से कम एक सिस्टम ठीक कि हर कामों में बहुत अनुभव की जरूरत होती है। देखो, जो आरक्षण आया है वो बेहतर है। एक महिला को, एक पुरुष को, एक ओबीसी को, एक एससी को अवसर दे रहा है, लेकिन वो खराब भी है, क्योंकि उसकी वजह से एक ऐसा लीडर काम करता है जिसको ये पता है कि आने वाले 5 साल बाद मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। उसको ये पता होता है कि 5 साल पहले मेरा अनुभव नहीं है। सपोज मानो कि मुझे नगर पालिका संचालन में 20 साल का अनुभव है, लेकिन मैं राजनीतिक में 0 पे खड़ा हूँ। तो मेरी ये सब बातें, अनुभव कहाँ है? वो 0 पे है, मेरे साथ चली जाएगी, रात को सो जाएगी और जिस दिन मैं चला जाऊँ उस दिन चली जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, आखिरी प्रश्न है, आपका भविष्य क्या है? वकालत करना या आगे राजनीति करना या फिर किसी चुनाव लड़ने का भी मन है? देखिए, हर व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि देश में जनता सर्वोपरि है और सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग या वकील लोग या जो जनता से प्यार दूर रहते हैं, जो अनुभव रखते हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस विचारधारा का हूँ। कांग्रेस विचारधारा में धक्के दिए बिना, किसी गुटबाजी के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। और जब मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो मैं अनावश्यक मुंगेरीलाल के सपने देखने के बजाय भाजपा में चले जाइए। भाजपा एक अच्छी पार्टी है, लेकिन भाजपा की विचारधारा संकुचित है। भाजपा देश के लोगों में संकुचित विचारधारा करती है। वो हिंदू और मुसलमानों में भेद करती है, वो ईसाइयों में भेद करती है, वो लोगों में बहुत छोटी-छोटी विचारधारा रखती है। उसका स्कोप बड़ा नहीं है, उसको दिल बड़ा दिखाना चाहिए। जैसा संविधान बड़ा है वैसा दिखाना चाहिए। जहाँ भाजपा जब इस देश में बड़े स्थान पे पहुंच गई है, वो विश्व की बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, तो उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए। वो आज कोई आदमी बांग्लादेश से आ जाता है तो उसको शरण देने की बात होती है, होना भी चाहिए,
लेकिन वो रोहिंग्यों के उसका अपमान कर देते हैं। जबकि शेख हसीना को देखिए, हम तो विश्व कुटुंब की बात करने वाले लोग, नहीं विश्व के लोगों से हमने तो यहाँ बाबर को भी अवसर दिया है, या हम सब आर्य लोग जो आए वो सब तो बाहर से आए हैं, मूल देश तो आदिवासियों का है। जी। मूल देश तो आदिवासियों का है, तो जब हम सब बाहर से, हमारी पुरानी पूर्वज जब बाहर से आई हुई है, तो मेरा कहना है कि भारत के लोगों को, स्पेशली बीजेपी को, संकुचित विचारधारा छोड़कर संविधान की तरह हर व्यक्ति को अपना लेना चाहिए। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा कि जो संविधान बना है ना, वो संविधान बना कैसे कि अलग-अलग 400-500 रियासतें थी, उन सबका एक-एक प्रतिनिधित्व लिया गया और उन सब प्रतिनिधियों से कहा गया कि तुम्हारे सबके अनुभव से हम ऐसा संविधान बनाते हैं जिसमें तुम सबको अवसर मिलेगा। और जब हमने ईसाई को अवसर दिया, जब हमने एससी को अवसर दिया, जब हमने मुसलमान को अवसर दिया, तो आज हम उसको गिरी हुई नज़रों से क्यों देखेंगे? आज हम उसके बारे में क्यों खिलाफ बोलेंगे? जहाँ वोट की बात आती है, वहाँ तो हम महिला के रिजर्वेशन की बात कर लेंगे और जहाँ दूसरी बात आती है, वहाँ हम हेय की दृष्टि से देखेंगे। वहाँ हम तब उनको बोलेंगे कि जूते मारो सालों को। तो सारा सिस्टम है, इससे यदि भाजपा दूर जाती है, तो निश्चित रूप से इस पे हमारे जैसे देश के हज़ारों लोग विचार करेंगे। जी, जी। धन्यवाद। तो आप थे महेश जी पाटीदार, नीमच के युवा अधिवक्ता, कांग्रेस के नेता रहे हैं और नीमच के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं। सुबह सवेरे में आपसे फिर अन्य किसी हस्ती से मुलाकात होगी। आप बने रहे नीमच टुडे के साथ, देखते रहे नीमच टुडे। नमस्कार।